आपने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी स्टडी किया था, एक बार हम ब्रीफ कर देते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा है आपने? इफ़ एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन कंडीशन देन एट एवरी पॉइंट ऑफ फ्लो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एंड वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। आपने लिखा था ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ पे ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का और वी फ्लूइड की वेलोसिटी है जिससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको प्रूव किया था ए वी कॉन्स्टेंट होता है। आपने एक अनइवन क्रॉस सेक्शन की एक ट्यूब ली थी जो आपके सामने बनी हुई है डायग्राम में। A1 यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एक एंड का, दूसरे एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 आपके सामने लिखा हुआ है। फ्लूइड यहाँ V1 वेलोसिटी से इंटर कर रहा है और V2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। हमने वेलोसिटीज और एरिया यहाँ पे कंसिडर किया है। आपने डेंसिटी फ्लूइड की कितनी अज्यूम की है? रो। इसको रो पढ़ते हैं, आपको पता है। चलिए, डेंसिटी हमने फ्लूइड की रो यहाँ पे मान ली है ना। हम स्मॉल टाइम टी के लिए बात कर रहे हैं जो कि बहुत स्मॉल टाइम है। यहाँ पे अगर v1 वेलोसिटी से फ्लूइड इंटर करेगा तो इस स्मॉल टाइम t में कितना आगे बढ़ जाएगा? ये v1t के बराबर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फ्लूइड का वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर। ध्यान देंगे, वेलोसिटी v1 है इस एंड a पे, ठीक है, और फ्लूइड कितने समय के लिए मूव कर रहा है? टी टाइम के लिए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आपके सामने बना रखा है मैंने क्रॉस सेक्शन, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ इस एंड से चलकर फ्लूइड यहाँ तक पहुँच जाता है, ये बात हमने की थी। इतने ही टाइम टी में इस दूसरे एंड पर यहाँ से चलकर फ्लूइड यहाँ तक आ जाएगा, मतलब ये वॉल्यूम फ्लूइड का बाहर निकल जाता है ट्यूब से, ठीक है। ध्यान देंगे। अब इसके बाद आपने क्या देखा था? देखिए क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे। मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग द ट्यूब विल बी इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड लिविंग द ट्यूब। जितना मास इंटर करेगा ट्यूब के अंदर उतना ही मास बाहर जाएगा। लेकिन हम कब बात कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी इस टी टाइम में जितना मास फ्लूइड का इंटर करेगा उतना ही मास बाहर जाएगा। सोचने वाली बात है, इस ट्यूब के अंदर ना तो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही ये ट्यूब किसी फ्लूइड को कंज्यूम कर रही है। मतलब जितना मास अंदर जाएगा उतना ही मास बाहर आएगा, ये हम समझते हैं। यहाँ पे हम मास इंटरिंग द ट्यूब को m1 एज्यूम कर रहे हैं, जो मास बाहर निकलेगा उसको हम m2 मान रहे हैं। तो देखिए मास को आप क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला आपको पता है, मास को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इट इज़ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी हमने रो अज्यूम की है फ्लूइड की, वॉल्यूम इंटरिंग वॉल्यूम को आपने v1 माना था, लिविंग वॉल्यूम को हम v2 मान रहे हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए वॉल्यूम कैसा है यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिलेंड्रिकल शेप की ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि जब हमने टाइम को बहुत स्मॉल माना है तब ये क्रॉस सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन लगभग इक्वल होगा। यानी आपके सामने क्या बन रहा है? एक सिलेंडर बन रहा है और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने पढ़ा है ना मैथमेटिक्स के अंदर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या? जिसको आप पाई आर स्क्वायर बोल रहे हो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और हाइट यहाँ पे h जिसको आप बोल रहे हैं वो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे a1 है और डिस्प्लेसमेंट t टाइम में कितना है फ्लूइड का? v1t। तो आप क्या लिखोगे? एरिया इंटू हाइट लिखेंगे वॉल्यूम को। देखिए आपने वॉल्यूम को क्या पुट किया है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 और हाइट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक इसी तरह से दूसरे एंड पे एरिया a2 है और हाइट कितनी है? वहाँ डिस्प्लेसमेंट v2 इंटू टी है, ठीक है। हमने यहाँ मासेस को इक्वेट कर दिया था, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देंगे, टाइम और डेंसिटी कट जाएगी दोनों LHS RHS में, ठीक है। आपके सामने बचेगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यानी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा दोनों एंड पे इक्वल रहेगा, ठीक है। मतलब ए वी इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद आपने जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी एनर्जी के बारे में चर्चा की थी, कौन कौन सी एनर्जीज उस फ्लूइड के अंदर होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे आपके सामने एक ट्यूब मान ली थी, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। एक ट्यूब है जो सरफेस से, है ना, सरफेस यानी कि हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से h हाइट पे वो ट्यूब रखी हुई है हॉरिजॉन्टल,
उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका मास हम m मानने वाले हैं। h हाइट पे ट्यूब रखी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, वेलोसिटी v से फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, और जो फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ है या मूव कर रहा है उसकी डेंसिटी रो हमने एज्यूम की है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ फ्लूइड मोशन में है, फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m मास की। अगर हम यूनिट वॉल्यूम के लिए बात करें, ठीक है, अगर टोटल वॉल्यूम v मान लेते हैं, यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है v इज इक्वल टू आपको लेना है 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, जानते हैं आप, ठीक है। हम यूनिट वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं। ये जो एनर्जी आपने निकाली है, ये एनर्जी किसके लिए है? टोटल वॉल्यूम जो फ्लो कर रहा है उसके लिए ये एनर्जी है। अगर यूनिट वॉल्यूम के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल एनर्जी हाफ mv², टोटल वॉल्यूम हमने v मान लिया, तो मास बाय वॉल्यूम को हम डेंसिटी लिख सकते हैं। तो हमने m/v को यहाँ पे रो पुट किया है, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपके सामने? इट इज हाफ रो v²। ये बात की थी हमने। ठीक इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखिए, ग्राउंड सरफेस से h हाइट पे आपकी ट्यूब है, अगर हाइट कुछ है यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh के बराबर होगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। अगर हम यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालें तो क्या करोगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, अगेन m डिवाइडेड बाय v, यानी मास बाय वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। तो कहने आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? ρgh। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे प्रेशर एनर्जी के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। प्रेशर एनर्जी का मतलब क्या? आप समझिए कि ये फ्लूइड जो है ये फ्लो कर रहा है ट्यूब के अंदर, अपने आप फ्लो नहीं कर रहा है। देयर इज एन एजेंसी, एन एक्सटर्नल एजेंसी विच इज फोर्सिंग द फ्लूइड टू फ्लो। यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है फ्लूइड के ऊपर, उसको मूव करवाने के लिए, फ्लो करवाने के लिए, और इसी फोर्स की वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, जो प्रेशर एनर्जी होगी उसकी, वो किस वजह से होगी? दैट इज बिकॉज ऑफ वर्क डन, ठीक है। जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है, यहाँ डायग्राम में आपके सामने लिखा था हमने, यहाँ एक्सटर्नल एजेंसी कौन है? एक मोटर है, एक पंप है जो फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा रहा है फ्लूइड के अंदर। यानी प्रेशर एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, वही इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर बना रहा है मूव करने के लिए। ध्यान देंगे, अगर प्रेशर एनर्जी को हम वर्क डन लिखते हैं तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर को हमने P मान लिया यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब को हमने A माना है, तो प्रेशर इनटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है फ्लूइड का इस फोर्स की वजह से, हमने डिस्प्लेसमेंट को x मान लिया है, तो P इंटू A इंटू एक्स हो जाएगा वर्क डन। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे A इंटू एक्स को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब, ये वाला, और डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला, ये वापस से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे वॉल्यूम क्या बन रहा है? πr²h। इसको वॉल्यूम लिखा जा सकता है। देखिए आपने क्या लिख दिया इसको? कैपिटल V। तो प्रेशर एनर्जी यानी टोटल प्रेशर एनर्जी, ये जो आपके सामने निकली है ये कौन सी प्रेशर एनर्जी है? ये टोटल प्रेशर एनर्जी है, ठीक है। कितनी आई है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ PV, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमको निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो हमने प्रेशर एनर्जी को PV लिखा, टोटल वॉल्यूम V था हमारे पास, उससे डिवाइड किया, V से V कैंसिल होके क्या बच जाएगा? P बचेगा। यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होती है किसके? प्रेशर के, ठीक है। तो तीन टाइप की एनर्जी आपने देखी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज हाफ ρv², पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज ρgh, एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर। यानी तीन टाइप की एनर्जी हमेशा फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर होती है, ये ध्यान रखना है। अब हमने बात की थी इसके बाद बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। बर्नौली ने क्या कहा? यहाँ पे फिर से बात हो रही है किसके बारे में? आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड की, है ना, क्या स्थिति होती है, किस फ्लूइड को आइडियल कहेंगे, इसके बारे में आपको बताया था। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ऐसा फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस हो,
आपको पता है विस्कोसिटी का कंसेप्ट लगता है, जब लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है तो वहाँ विस्कस फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। हम आइडियल फ्लूइड की अगर बात करेंगे मतलब विस्कोसिटी ज़ीरो मानेंगे। कोई भी फ्लूइड आइडियल होता नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है। आइडियल फ्लूइड यानी नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल, जो कंप्रेस भी नहीं हो सकता है और जिसमें विस्कोसिटी भी नहीं है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो बर्नौली ने किसके बारे में बात की? आइडियल फ्लूइड के बारे में। जबकि फ्लो कैसा हो? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। उस कंडीशन में क्या होगा? एट एवरी पॉइंट ऑफ फ्लो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तीनों एनर्जीज का सम ट्यूब के हर पॉइंट पे, जिस ट्यूब के अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या? इस चीज को समझें। सम कांस्टेंट है। मान लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो या तो पोटेंशियल या प्रेशर या दोनों डिक्रीज होगी। इस तरह से डिक्रीज होगी कि तीनों का सम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अगर दोनों बढ़ रही है, काइनेटिक भी बढ़ रही है, पोटेंशियल भी बढ़ रही है, इसका मतलब प्रेशर को कंपल्सरीली डिक्रीज होना पड़ेगा, कीपिंग द सम कांस्टेंट। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तीनों एक साथ बढ़ जाए या तीनों एक साथ कम हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। एक एनर्जी या दो एनर्जी अगर बढ़ रही है तो तीसरी को कम होना है, दो कम हो रही है तो तीसरी को बढ़ना है ना। ये बात आपको याद रखना है। मतलब तीनों एनर्जीज का सम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसको प्रूव करना है हमें। ध्यान देंगे वापस से, वो हमने अनइवन क्रॉस सेक्शन की ट्यूब बना दी, ए और बी एंड मान लिए यहाँ पे। ठीक है, ए एंड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, बी एंड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का A2 है। ठीक है, V1 वेलोसिटी से फ्लूइड इंटर कर रहा है, यहाँ V2 वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगेन हमने टाइम कितना कंसीडर किया है? टी टाइम कंसीडर किया है। इस टी टाइम में फ्लूइड कितना डिस्प्लेस होगा? ए एंड पे वेलोसिटी अगर v1 है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v1t। ठीक ऐसे ही दूसरे एंड पे वेलोसिटी v2 है तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v2t। यानी जो फ्लूइड इंटर करेगा इस एंड से वो टी टाइम में यहाँ पर पहुँच जाएगा, इतना वॉल्यूम इंटर करेगा। ये वॉल्यूम आपको समझ में आ रहा है? सिलेंड्रिकल शेप में इतना वॉल्यूम टी टाइम में इंटर कर जाएगा। ठीक इसी तरह से उतने ही समय में इतना वॉल्यूम फ्लूइड का बाहर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब ए एंड पे फ्लूइड इंटर कर रहा है तो वहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर हम m मास एज्यूम कर लेते हैं फ्लूइड का जिसकी डेंसिटी रो है, तो आप याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी होगी? हाफ mv1 स्क्वायर, क्योंकि मास हमने m माना है। कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड इंटर कर रहा है? v1 वेलोसिटी से। तो a एंड पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक ऐसे ही अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ध्यान देंगे, ये आपके ग्राउंड सरफेस से आपकी ट्यूब का ए एंड कितनी हाइट पे है? h1 हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh1। ठीक ऐसे ही अगर हम बी एंड की बात करें, ये देखिए बी एंड पे वेलोसिटी v2 है, यही m मास अगर यहाँ से गुजरेगा बी पॉइंट से होते हुए, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इट इज़ हाफ mv2 स्क्वायर। वेलोसिटी v2 है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? चूंकि हाइट h2 हमने मानी है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, बी एंड की हाइट ग्राउंड से कितनी है? h2, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh2। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से आपको समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ए भी कांस्टेंट होता है, बात की है हमने। एरिया कम होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बी एंड पर बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ कौन बड़ा है? हाफ mv2 स्क्वायर बड़ा है हाफ mv1 स्क्वायर से। ठीक ऐसे ही आप देख रहे हैं बी एंड पे हाइट ज़्यादा है ए की तुलना में, यहाँ हाइट h2 है जो कि h1 से बड़ा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी बी एंड पे ज़्यादा होगी। mgh2 बड़ा होगा mgh1 से। यही चीज़ हमने नीचे लिखी है, देख लीजिए आप। वेलोसिटी ग्रेटर है v1 से, काइनेटिक एनर्जी बी पे बढ़ जाएगी ए से। डिफरेंस कितना आया काइनेटिक एनर्जी में? तो हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो क्या लिखोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए।
MgH2 माइनस MgH1 करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक बढ़ रही है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बी पे जाने पर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आता है। पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है क्योंकि हाइट बढ़ रही है। हमने ट्यूब को इस तरह से प्लेस किया है कि फ्लूइड जो है वो ऊपर जा रहा है अर्थ सरफेस की तुलना में या ग्राउंड की तुलना में, ठीक है, दोनों एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब सवाल ये है कि एनर्जीज बढ़ क्यों रही है, अपने आप तो एनर्जी बढ़ेगी नहीं, ठीक है, तो फिर एनर्जी क्यों बढ़ रही है, तो उसके लिए हम वापस से बात करते हैं कि कोई तो सोर्स होगा जो फ्लूइड को यहाँ से अंदर भेज रहा है। फ्लूइड अपने आप तो जाएगा नहीं और हाइट पे भी चला जाएगा। इंटर करने में, फ्लूइड को अंदर भेजने में, अभी हमने कहा कि m मास इंटर कर रहा है, वो यहाँ से चलकर इस पॉइंट पर पहुँच रहा है, तो अगर फ्लूइड आगे बढ़ रहा है इसका मतलब वर्क किया है फ्लूइड को अंदर भेजने में। कितना वर्क किया है उसको हमने मान लिया W1, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज वर्क डन, ठीक है, टू इंटर द मास ऑफ फ्लूइड m इनटू द ट्यूब, ट्यूब के अंदर इंटर करवाने में किया गया वर्क है। किसने करवाया होगा, बट ऑब्वियस सी बात है कोई पंप आप यूज़ कर रहे होंगे, मोटर यूज़ कर रहे होंगे, ये एक्सटर्नल एजेंसी है जो फ्लूइड के ऊपर वर्क करेगी और उसको मूव करवाएगी। पाइप के अंदर फ्लूइड अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं, ठीक है, हमने कितना वर्क करवाया, W1। अब इस वर्क की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे टोटल 4 काम हो रहे हैं, समझना। एक फ्लूइड को इंटर करवाने में वर्क किया गया, पंप कर रहा है। कुछ वर्क फ्लूइड को बाहर निकालने में भी, देखो अब यहाँ का फ्लूइड, अभी हमने कहा कि जो फ्लूइड यहाँ पर है वो टी टाइम में यहाँ पर पहुँच गया, मतलब यहाँ से पूरा फ्लूइड यहाँ मतलब ट्यूब के बाहर हो गया, तो ट्यूब से बाहर निकालने में भी आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क किया, W2। अब यहाँ तो कोई पंप लगा नहीं है वर्क करने के लिए, मतलब ये जो फ्लूइड है पीछे से जो आ रहा है यही प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर और इसको बाहर कर रहा है, मतलब ये जो वर्क करवाया है ये फ्लूइड ने खुद किया है। मतलब फ्लूइड अपने आप तो करेगा नहीं, किसके कॉस्ट पे मिलेगा, ये W1 की कॉस्ट पे। जो पंप ने वर्क किया है उसी वजह से तो आगे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो W1 वर्क फ्लूइड को अंदर भेजने में, W2 बाहर निकालने में, ठीक है। और 2 चीज़ और हो रही है, एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अभी आपने देखा है इक्वेशन 1, एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे आप ध्यान देंगे मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 चीज़ों को मैंने इस तरीके से लिखा है, W1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस W2। मतलब पंप जो काम कर रहा है, मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, पंप ने जो वर्क किया उसी वर्क की वजह से उसी वर्क का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसी वर्क का कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उसी वर्क का कुछ हिस्सा फ्लूइड को बाहर निकालने का काम कर रहा है। मीन्स वर्क W1 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन टू मूव द फ्लूइड आउट ऑफ द ट्यूब। 3 चीज़ें यहाँ पे हो रही है, तो आप इस तरीके से इक्वेशन बनाओगे, W1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो W2 LHS में जाके माइनस हो जाएगा, W1 माइनस W2 इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब ये W1 और W2 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, देखिए वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिखोगे, प्रेशर इंटू एरिया, जानते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रेशर, हम जब बात कर रहे हैं एक एंड पे प्रेशर क्या है P1, दूसरे एंड पे प्रेशर क्या है P2। देखिए आपने क्या माना है यहाँ पे, इधर प्रेशर को P1 माना है, इधर प्रेशर को क्या माना है, P2 माना है, ये यहाँ लिखा है हमने, ठीक है। एरिया A1 A2 है, वेलोसिटी V1 V2 है, डिस्प्लेसमेंट या V1T है या V2T है, सारी चीज़ें आपको पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी पढ़ी है आपने सेम। देख लीजिए यहाँ प्रेशर को हमने लिखा P1, ठीक है, एरिया कितना है A1 और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा V1T, जहाँ फ्लूइड इंटर कर रहा है। अब A1 V1T को क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। अगेन A1 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V1T इज डिस्प्लेसमेंट, यानी आपके सिलेंडर का वॉल्यूम आ रहा है ये πr²h, ठीक है। और वॉल्यूम को लिखा जा सकता है मास बाय डेंसिटी। हमने मास कितना अज्यूम किया था, देखिए हमने मास को m माना था, डेंसिटी को क्या माना था, रो माना था। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम जो आपको मिलेगा A1 V1T,
ये वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये लिख दिया हमने यहाँ पे इसको m अपॉन रो। ठीक इसी तरह से अगर दूसरे एंड पे बात करेंगे ट्यूब की, तो वहाँ वर्क डन W2 माना है आपने, वहाँ पे प्रेशर P1 की जगह क्या आ जाएगा P2, लेकिन वॉल्यूम फिर से क्या रहेगा, m अपॉन रो। यहाँ आएगा आपका A2V2T, अगेन A2V2T इज इक्वल टू वॉल्यूम लिविंग द ट्यूब, ये A1V1T क्या था, वॉल्यूम इंटरिंग द ट्यूब, और आपको पता है जितना वॉल्यूम T टाइम में इंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम ट्यूब से बाहर जाएगा। यानी यहाँ A1V1T रहे या A2V2T रहे, दोनों इक्वल वॉल्यूम है, यानी दोनों को m अपॉन रो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो W2 को भी हमने लिख दिया P2 इंटू m बाय रो। ये W1 W2 की वैल्यू उठाएंगे इक्वेशन 3-4 से, और 1-2 से उठाएंगे इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। चारों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। ये पुट कर दिया हमने, W1 माइनस W2, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। यहाँ से m कॉमन निकलेगा LHS में, RHS के m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी m कॉमन निकल के कट जाएगा। यहाँ पे रो जो है डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS में जाकर, फिर 1 वाली टर्म सब एक तरफ कर देना है, 2 वाली टर्म एक तरफ कर देना है। 1 वाली टर्म मतलब P1, एक एंड A पे प्रेशर है, उसको एक तरफ कर दो। V1 वाली जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी A एंड पे, इसको भी एक तरफ कर दो। रो GH1 पोटेंशियल एनर्जी A एंड पे, उसको भी एक तरफ कर दो। 2 वाली टर्म सारी RHS में ले गए हम, तो आपको क्या मिलेगा सॉल्व करने पर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, यानी प्रेशर एनर्जी A एंड पे प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए एंड पे, ये बराबर होगी प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट एंड बी। यही बर्नौली ने कहा था कि तीनों एनर्जीज का सम हमेशा कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पे। हमने यहाँ 2 पॉइंट अज्यूम किए, एक जहाँ से फ्लूइड इंटर कर रहा है वो वाला एंड, और एक जहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। आपने प्रूव किया है कि दोनों एंड पे तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। अब हमारे केस में हमने कहा कि काइनेटिक बढ़ रही है, हमने कहा पोटेंशियल बढ़ रही है। अगर दो एनर्जी बढ़ी है ए से बी पर जाने में, इसका मतलब कौन कम हुआ होगा, प्रेशर कम हो गया। काइनेटिक भी बढ़ रही है, पोटेंशियल भी बढ़ रही है, लेकिन सम कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। बात समझ में आती है आपको? ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल है। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। एप्लीकेशंस पढ़ना है, ये क्या कहाँ काम आती है, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है, एक ऐसे डिवाइस की, ठीक है, जो रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है, और उस डिवाइस को बोलते हैं वेंचुरीमीटर। ठीक है, क्या है वेंचुरीमीटर? अ डिवाइस, ठीक है, क्या करता है ये डिवाइस? that measures the rate of flow। ध्यान देंगे, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या? ठीक है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या, कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेकिन हम रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। कौन सा? फ्लोइंग पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम उस ट्यूब से फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो को मैंने यहाँ लिख दिया है ब्रैकेट में, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, या पर यूनिट टाइम। हम टाइम की यूनिट को सेकेंड मानते हैं, इसलिए 1 सेकेंड की बात करेंगे। ठीक है, अ डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, अब फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए हम कोई ट्यूब यूज करेंगे, पाइप यूज करेंगे। आप जानते हैं अगर हम किसी इंडस्ट्री के अंदर फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं तो हवा में तो फ्लो करेगा नहीं,
हमें एक ट्यूब यूज़ करनी पड़ेगी, एक पाइप यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ये डिवाइस आपके सामने बना देता हूँ सबसे पहले। चलिए, एजम्पशंस बाद में लिखेंगे, पहले आपके सामने मैं यहाँ बना देता हूँ ये डिवाइस। ठीक है, ये ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका पाइप है, ये है आपका पाइप। इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिलेंड्रिकल पाइप का, वो है सपोज A1। ठीक है, अब होता क्या है कि जो वेंचुरीमीटर नाम का जो डिवाइस है, वो डिवाइस भी एक्चुअल में क्या होता है, एक पाइप ही है, एक ट्यूब ही है। लेकिन उस ट्यूब को क्या कर दिया गया है, बीच में से उसको पतला कर दिया जाता है। हम इस पाइप के साथ में ही वो कनेक्ट करने वाले हैं वेंचुरीमीटर। ये यहाँ से मान लीजिए हमने वेंचुरीमीटर कनेक्ट कर दिया, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 के बराबर ही है। लेकिन इसको वेंचुरीमीटर को क्या करना है, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा पतला कर देना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर देंगे। देखिए, ये हमने यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज कर दिया है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये इतनी जगह में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया है, और वापस से उतना ही एरिया जितना पाइप का है, वो एरिया वापस से उतना कर दिया है, और फिर इस डिवाइस को इस तरफ वापस पाइप से कनेक्ट कर दिया है। जिस पाइप से फ्लो कर रहा है फ्लूइड आपका, जिस ट्यूब से वो जा रहा है, उस ट्यूब के साथ में इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है ट्यूब के एरिया की तुलना में। इसको हमने मान लिया A2। ठीक है, इधर वाला जो पोर्शन है इसका एरिया है A1। यहाँ पे A2 जो है वो छोटा है किससे, A1 से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर जो वेंचुरीमीटर नाम का जो डिवाइस हमने लिया है, ठीक है, आप ध्यान देंगे, ये वेंचुरीमीटर नाम के डिवाइस में यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से वर्टिकल ट्यूब्स लगी होती है। ये वर्टिकल हमने सिलेंड्रिकल ट्यूब यहाँ पे मान ली, एक ट्यूब यहाँ पे लगी हुई है, ये वर्टिकल ट्यूब हमने यहाँ पे लगा दी, एक ओपनिंग करी है हमने छोटी सी और वर्टिकल ट्यूब बना दी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हमको एक वर्टिकल ट्यूब बनाना है, ये वर्टिकल ट्यूब हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीधा बनाएंगे, है ना। चलिए, ये वर्टिकल ट्यूब हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है, अब होता क्या है, आप ध्यान देंगे, क्या हो रहा है, इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा था, ये पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, V1। ठीक है, जब वो वेंचुरीमीटर के अंदर इंटर करेगा, तो देखिए वेंचुरीमीटर के यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन हमने लिया है, इस पोर्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पाइप के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर है। यानी यहाँ पाइप का एरिया A1 है, तो यहाँ पे एरिया कितना होगा, A1 ही होगा। मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी भी कितनी होगी, V1 वेलोसिटी होगी, सेम जो फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरिया को A1 माना है वेंचुरीमीटर के इस पोर्शन का। कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, V1 से। प्रेशर कितना होगा फ्लूइड का, P1 हमने मान लिया। लेकिन जब यही फ्लूइड फ्लो करते हुए इस पोर्शन से होते हुए निकलेगा, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ एरिया कम हो चुका है। एरिया कम होगा मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी, आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से। एरिया कम होने पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। हमने मान लिया यहाँ वेलोसिटी कितनी है, V2 है। अगर वेलोसिटी V2 है, ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। हमने प्रेशर को मान लिया यहाँ पे P2। अब ध्यान देंगे, हम यहाँ बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने इस ट्यूब को हॉरिजॉन्टल रखा है, कैसा रखा है, हॉरिजॉन्टल। अगर वो ग्राउंड पे है तो अच्छी बात है, ग्राउंड से किसी हाइट पे है तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। मतलब हॉरिजॉन्टल रखा है मतलब दोनों पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को A और B नाम दे देते हैं। ये हमने A मान लिया और ये हमने यहाँ पर B मान लिया।
ठीक है, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि दोनों पॉइंट की हाइट ग्राउंड से सेम है। हमने ट्यूब को माना है हॉरिजॉन्टल, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई मैटर ही नहीं है, सेम है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बी पर, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब कौन सी एनर्जी कम होगी? प्रेशर एनर्जी कम होना चाहिए बी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? मैं लिख रहा हूँ प्रेशर P1, ठीक है, ग्रेटर होगा किससे? P2 से। क्यों होगा P1 P2 से बड़ा? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है। B आने पर वेलोसिटी बढ़ गई है फ्लूइड की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है मतलब कौन कम होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों जगह पे सेम रहेगी। तो हम देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, हमको बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ पे लगाना है। ठीक है, लाइन को सीधा कर देता हूँ मैं, ये लीजिए, है ना। बर्नौलीज प्रिंसिपल से हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल जब लगाओगे ए और बी पे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस प्रेशर एनर्जी एट ए बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस प्रेशर एनर्जी एट बी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बोल चुके हैं कि वो सेम है, अपने आप कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बर्नौलीज प्रिंसिपल से यहाँ पे बनने वाली है। हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं दोनों की। बोलिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिखते हैं आप? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को यहाँ पे हाफ रो V1 स्क्वायर, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? V1, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस प्रेशर को हमने P1 माना है, तो प्रेशर को हमने लिख दिया P1 एज इट इज। यूनिट वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगी? हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी बी पॉइंट पे V2 है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ रो V2 स्क्वायर। मैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहा हूँ। प्लस प्रेशर एनर्जी एट बी, प्रेशर को आपने क्या माना है? P2 माना है, तो हमने उसको पुट कर दिया P2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है? P1 माइनस P2, P2 LHS में जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ आपके सामने बचेगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस ये हाफ रो V1 स्क्वायर RHS में आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ कॉमन आ जाएगा, रो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ इक्वेशन 1 लिख के मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए ये P1 और P2 प्रेशर की वजह से क्या होगा? यहाँ डायग्राम के अंदर देखिए आपने यहाँ वर्टिकल ट्यूब बनाई है। देखिए वेंचुरीमीटर के यहाँ ओपनिंग है, इस ओपनिंग के ऊपर हमने ट्यूब निकाल दी है ऐसे। ठीक है, अब होगा क्या अगर यहाँ ओपनिंग नहीं होती इस तरह से? ठीक है, तो फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर से निकलता, लेकिन क्या होगा जैसे ही यहाँ आप इसको ओपन करोगे तो ये फ्लूइड यहाँ ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा, है ना। अगर आपने इसको ओपन कर दिया मतलब रास्ता हो गया फ्लूइड के जाने के लिए, तो ये फ्लूइड यहाँ कुछ हाइट तक आ जाएगा। हमने मान लिया कि ये हाइट जो है ये H1 हाइट है। कितनी हाइट तक फ्लूइड राइज कर गया इसके अंदर? H1 हाइट तक। ठीक है, ये हाइट कितनी होगी फ्लूइड की ट्यूब के अंदर? वो डिपेंड करता है यहाँ प्रेशर के ऊपर। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लूइड ज़्यादा ऊपर तक चढ़ेगा, सोचने वाली बात है। मोर इज़ द प्रेशर, ठीक है, मोर विल बी द हाइट ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा हाइट तक वो चढ़ेगा। ठीक है, अगर प्रेशर कम है तो कम हाइट तक चढ़ेगा। अब आप जानते हैं अभी आपने क्या कहा है? P1 ग्रेटर है P2 से, तो यहाँ P1 जहाँ प्रेशर है वहाँ जो ट्यूब आपने निकाल रखी है उस पर हाइट ज़्यादा होगी, लेकिन P2 छोटा है, यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर कम है, इसका मतलब यहाँ
जो फ्लूइड है वो कम हाइट तक राइज करेगा। ये मैंने यहाँ पे फ्लूइड की हाइट को मान लिया h2, ये मान लिया मैंने h2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि P1 बड़ा है, P2 छोटा है। ठीक है, इसका मतलब H1 बड़ा होगा, H2 छोटा होगा। यहाँ ज़्यादा हाइट तक फ्लूइड राइज कर जाएगा ज़्यादा प्रेशर की वजह से, और यहाँ कम हाइट तक राइज करेगा। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, फ्लूइड प्रेशर का, कि किसी डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है। याद करिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ प्रेशर का फॉर्मूला। आपने पढ़ा है प्रेशर बराबर होता है रो जी एच, जहाँ पे रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच जो है वो डेप्थ है। हमने डेप्थ पे प्रेशर निकाला था यूनिट की स्टार्टिंग में। ठीक है, ये फॉर्मूले से मैं P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ आपके सामने। इसको अप्लाई करना है इस इक्वेशन में, तो देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, P1 को क्या लिखेंगे, P1 हो जाएगा आपका रो जी एच वन माइनस P2 हो जाएगा आपका रो जी एच टू। देख लीजिए, जहाँ P1 प्रेशर है वहाँ हाइट H1 है, P2 प्रेशर जहाँ है B पॉइंट पे वहाँ हाइट H2 है। ऐसा डायग्राम में आपने माना है, ये आपके सामने है H1 और H2 हाइट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड इस तरफ LHS में रो आपको कॉमन लेना है, ये रो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा GH1। एक काम करिए, G को भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, रो G दोनों को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हम, ये ले लिया, रो कॉमन ले लिया, G कॉमन ले लिया, क्या बचेगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सेम क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। इक्वेशन क्या बचेगी आपके सामने, G इंटू ये H1 माइनस H2। ध्यान दीजिए डायग्राम के अंदर देखें वापस से, H1 जो है ये हाइट है यहाँ पे, है ना, A पॉइंट पे जो ट्यूब है, और H2 जो है वो हाइट है B पॉइंट पे जो ट्यूब है। तो यहाँ अगर हम चाहें तो H1 माइनस H2 को क्या हम ये वाली हाइट लिख सकते हैं क्या, हाइट डिफरेंस। ये हो जाएगा आपका H1, पूरी हाइट में से H2 को माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका H, डिफरेंस इन हाइट्स H2, ठीक है, एंड H1। तो H1 माइनस H2 को हमने यहाँ पे H मान लिया, हाइट डिफरेंस, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, H1 माइनस H2 को मैंने H लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में लिख देंगे H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H, हाइट डिफरेंस इन लिक्विड कॉलम। जो लिक्विड के कॉलम बन रहे हैं उनकी हाइट में क्या डिफरेंस है ना। अगर एक तरफ अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, इस तरफ ये 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 माइनस 5 इज 5। अगर इस तरफ 8 है, इस तरफ 3 है, तो 8 माइनस 3 इज 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये डिफरेंस आप यहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको H1 माइनस H2 को H मान लिया, इज इक्वल टू क्या बच रहा है आपका, हाफ एज इट इज है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान देंगे, आपने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है, वो भी यहाँ एप्लीकेबल होगी। हमें वेलोसिटी को एरिया के टर्म में हटाना है। ध्यान देंगे आप, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं पर भी नहीं आ रहा है ना। हमने एरिया को ही तो कम किया है वेंचुरीमीटर बनाते समय। ट्यूब का एरिया A1 था, वेंचुरीमीटर में हमने जबरन एरिया को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, जानबूझकर डिवाइस बनाया हमने, A2 छोटा कर दिया है A1 से। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। ये मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से क्या होगा आपका, A1 V1 बराबर हो जाएगा किसके, A2 V2 के, ये आप जानते हैं।
ठीक है, A1 V1 A2 V2 के बराबर है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि V2 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका A1 डिवाइडेड बाय A2। V1 को इस तरफ लेके आ गए RHS में, ठीक है, और A2 कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा LHS में। उल्टा करके लिखेंगे इसको तो V2 बाय V1 बराबर हो जाएगा A1 बाय A2। ऐसा लिखा जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, ठीक है। इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन 3। अब क्या करना है, थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को इंटरप्रेट करना है। देखो मैं सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, ये सेकेंड इक्वेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। रीराइट करके इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए इसको लिखा जा सकता है GH इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, ठीक है, या इसको एक काम करिए 2GH कर दीजिए। हाफ में से 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके 1/2 से, ठीक है। ये 2 जब इधर जाएगा LHS में तो 2GH हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ बच रहा है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मैं यहाँ पे V1 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में से V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर में से V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया। देखो क्या बचेगा, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पे V1 स्क्वायर कॉमन लिया है तो बचेगा 1। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसको ऐसा क्यों लिखा है, उसके पीछे हमारा पर्पस है, हम V2 बाई V1 को A1 बाई A2 लिखना चाहते हैं, एरिया के टर्म में इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 2GH एज इट इज़, V1 स्क्वायर एज इट इज, और V2 अपॉन V1 को क्या लिखा जा सकता है, A1 बाय A2, यानी ये हो जाएगा A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हमने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से V2 बाय V1 को A1 बाय A2 लिख दिया है, ठीक है। अब इसको अगर हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये हो जाएगा 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, यहाँ पे एक काम करते हैं, A2 स्क्वायर LCM आ जाएगा इसमें ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, LCM लेके इसको सॉल्व कर दिया तो A2 स्क्वायर आपका LCM आ गया, ये बचेगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब ये A2 स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS में जाकर। ध्यान देंगे, केवल मैथमेटिक्स सिंपल हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं V1 की वैल्यू लिखना चाहता हूँ कुल मिलाकर, आप समझ लीजिए इसको किस तरीके से लिखेंगे। इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2GH इंटू A2 स्क्वायर, ये A2 स्क्वायर आगे मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, ब्रैकेट में रहेगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ऐसा भी लिखा जा सकता है V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, ये A2 स्क्वायर इंटू 2GH अपॉन, ये वाली टर्म अपॉन में आ जाएगी, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हमें मिल गया V1 स्क्वायर की वैल्यू। हमें V1 स्क्वायर नहीं चाहिए लेकिन हमें चाहिए V1, तो क्या करोगे V1 लाने के लिए, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो यहाँ V1 स्क्वायर की जगह क्या बचेगा, केवल V1, और इस तरफ लेंगे स्क्वायर रूट तो A2 स्क्वायर क्या बच जाएगा, केवल A2, और ये बची हुई जो पूरी टर्म है, कौन सी बची हुई टर्म, 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये पूरा आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर। ये रूट के अंदर आ गया 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन द ट्यूब। ध्यान देंगे, मैं आपके सामने दोबारा से डायग्राम लेके आ रहा हूँ। ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे ये क्या थी, आपकी ट्यूब थी। इसी ट्यूब के बराबर यहाँ से आपका ये वेंचुरीमीटर शुरू हो रहा था, इस पॉइंट से ये वेंचुरीमीटर था।
तो वेंचुरीमीटर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक पार्ट का कितना है, ट्यूब के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर, यही कहा था आपने। ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, v1 से। ठीक है, यहाँ पे जो एजम्पशंस हम लोग लेने वाले थे, एजम्पशन क्या लेने वाले थे, देखिए एरिया ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका एरिया कितना है, a1, देखिए यही माना था आपने। ठीक है, फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी आपने कितनी मानी है, v1। ठीक है, अब वेंचुरीमीटर जब आपने बनाया तो उसको ट्यूब को आपने, ठीक है, थोड़ा सा पतला कर दिया था, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लिया है, लेकिन हमें वेंचुरीमीटर से मतलब नहीं है, हमें तो ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है फ्लूइड। जब हम बात करते हैं कि हमको एक डिवाइस बनाना है जो मेजर करे, क्या मेजर करे, रेट ऑफ फ्लो मेजर करे, तो हमें तो रेट ऑफ फ्लो कहाँ मेजर करवाना है, हमें ट्यूब के अंदर मेजर करवाना है। तो हमने ट्यूब का एरिया और ट्यूब की वेलोसिटी को यहाँ पे लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, आप वेंचुरीमीटर के लिए भी यहाँ पे लिख सकते हो, वेंचुरीमीटर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और A2 रहेगा। ठीक है, उसके अंदर प्रेशर P1 P2 रहेगा, वेलोसिटी V1 V2 रहेगी। ठीक है, वो सारे एजम्पशंस अपनी जगह रहेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ वेलोसिटी किसकी मिल गई आपको, फ्लूइड की, कहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ट्यूब, कहाँ पे मिला है ये वेलोसिटी, ट्यूब के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ कि हम यहाँ पर यूनिट टाइम की बात कर रहे थे। यूनिट टाइम मतलब अगर मैं मान लूँ टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कितना टाइम एज्यूम कर लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड मान लेता हूँ, तो मुझे बताइए कि क्या 1 सेकेंड के अंदर फ्लूइड फ्लो करके, मान लिया ये वाला पॉइंट हमने मान लिया, यहाँ से हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से चलकर 1 सेकेंड में फ्लूइड कुछ डिस्टेंस तय करेगा, हाँ या ना। ये डिस्टेंस मान लो फ्लूइड यहाँ से चलकर यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से चलना शुरू किया, 1 सेकेंड में वो यहाँ पर पहुँच गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा फ्लूइड, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम यहाँ 1 है, वेलोसिटी v1 है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम कितना हो जाएगा, v1 इंटू 1 इज इक्वल टू v1। ये यहाँ v1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय फ्लूइड इन 1 सेकेंड। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। मतलब जिस ट्यूब के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस ट्यूब में वो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, v1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम कितना फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अगेन सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, ये वाला वॉल्यूम चाहिए आपको, ये जो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक गया 1 सेकेंड में। ठीक है, इतना वॉल्यूम यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये सिलेंड्रिकल शेप आ रहा है आपका, यानी वॉल्यूम क्या आ जाएगा, πr²h। πr² मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। ठीक है, हाइट मतलब कौन, v1, वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है फ्लूइड, वही सिलेंडर की हाइट होगी। ठीक है, तो मैं A1 इंटू V1 लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो यहाँ ध्यान देंगे, मैं इक्वेशन क्या बना रहा हूँ, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द ट्यूब या थ्रू द पाइप, जो भी आप कहो इसको। ठीक है, अगर मैं इस वॉल्यूम को अगर Q मान लेता हूँ तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A1 इंटू V1 होगा। इस तरीके से ये A1 V1 T होता, लेकिन यह T को 1 सेकेंड माना है तो ये A1 V1 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप। अब A1 तो आपको पता है, यहाँ से क्या करना है, ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर देना है V1 की जगह। तो देखो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A1 को लिखा एज इट इज़ और V1 की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। V1 की वैल्यू क्या है, A2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ध्यान देंगे, यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। अब देखिए क्या क्या पता है यहाँ आपको, A1 पता है,
भाई पाइप के अंदर पहले से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, पाइप कितना क्रॉस सेक्शन का है वो आपको मालूम होगा। वेंचुरीमीटर आपने बनाया है, A2 भी आपको पता है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G 9.8 कांस्टेंट है, A1 कांस्टेंट है, A2 कांस्टेंट है, सारी चीज़ें आपको पता है। केवल आपको क्या चाहिए यहाँ पे, H चाहिए। और H क्या है, H यहाँ पे हाइट डिफरेंस है, H1 माइनस H2। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आप प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे। भाई जिस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी के साथ आपने वेंचुरीमीटर को कनेक्ट करके रखा है। वेंचुरीमीटर में कितनी हाइट तक ये जा रहा है फ्लूइड, ये H1 आप मेजर करोगे, उसी वेंचुरीमीटर में आप H2 भी मेजर करोगे। जब H1 H2 आपको पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, H कैलकुलेट कर लोगे। यानी प्रैक्टिकली हम जब रीडिंग नोट करेंगे वेंचुरीमीटर से तो हमको H पता चल जाएगा, वो H को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, यानी कि वॉल्यूम मिल जाएगा उस फ्लूइड का जो 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, यही हमको मेजर करना था। ठीक है, अब अगर आप कितने समय के लिए 24 घंटे में कितना फ्लूइड फ्लो कर जाएगा वो आप फाइंड कर लोगे यहाँ से। 1 सेकेंड में फ्लूइड कितना फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम पता चल गया, 1 घंटे में कितना करेगा वो मिल जाएगा, 1 दिन में कितना करेगा, लगातार 30 दिन तक फ्लो कर रहा है, 1 साल तक फ्लो कर रहा है। कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसके अंदर, ठीक है, पाइपलाइन के अंदर फ्लूइड फ्लो करता ही रहता है, तो कितने समय के लिए मेजर करना है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, नोट्स बनाए इसके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।